जैक बोर्ड क्लास 9th। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मैथमेटिक्स का 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को यहां पर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो 40 सवाल है आपके जैक का ऑफिशियल प्रश्न है। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्लास 9th का गणित का ओरिजिनल पेपर है। जी हाँ, जो पूछा गया सवाल है 2024 में मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी सवालों को हम यहां पर आज इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में ये 40 सवालों को देखेंगे। सारे सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए, होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सभी सवालों को आपको कॉन्सेप्ट तरीके से देख लेना है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, कांपते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं, चुटकियों में मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, और अपने बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 40 में 40 लूट लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और सभी सवालों को यहां पर हम एक एक करके बारी बारी से सभी सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए, ये जैक का मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है ना। कह रहा है बच्चों कि इनमें से बताना, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन परिमेय संख्या, कौन जो है रेशनल नंबर है ना। तो देखिए यहां पर अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन तो लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5, है ना, और दूसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट 7 बाय 7 अंडर रूट 7, है ना, 1 बाय अंडर रूट 2 और 2 पाई। तो प्यारे बच्चों कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में हो, है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है मान लो, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक शर्त है बच्चों कि वो संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर 4 लिख दे तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं। तो अंडर रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया बच्चों। यहां पर देखो, बोले सर यहां पे भी अंडर रूट 7 है, लेकिन बोले ठीक है 7 है, लेकिन ये तो दोनों कट भी तो सकता है। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों इसमें, तो 2/7। अब मुझे बताओ कि 2/7 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। बाकी देखते हैं, यहां पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का अगर वर्गमूल निकाले नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। पाई मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाकी 3 ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे एक सवाल करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप उसका आंसर करना कि 0 जो है ये कैसी संख्या है। 0 जो है ये कैसी संख्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएंगे, है ना, कैसी संख्या है। चलो फटाफट, कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे उनको देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, कौन सा है बच्चों यहाँ पर रेशनल नंबर, तो वहां पर वो वाला बी नंबर ऑप्शन है, अंडर रूट 7 कट जाएगा, 2/7 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, कह रहा है शून्य क्या है। अरे भाई अभी मैंने आपको जो सवाल दिया बच्चों होमवर्क के तौर पर, वही सवाल पूछ दिया। चलो यहां पर मैं बता देता हूं, बच्चों 0 जो है ना ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो याद रखेगा 0 जो है मेरे प्यारे बच्चों परिमेय हो जाएगा, है ना। और अभी हमने आपको बताया था पाई जो है बच्चों ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। क्लियर है बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें से और भी ऑप्शंस अगर देखना है तो देख सकते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या मेरे प्यारे बच्चों जो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, है ना। चलो ये सब चीजों को मैं इसलिए बता देता हूं बच्चों कि इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आए तो उसे छोड़ना नहीं है, फोड़ना है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना। इंग्लिश में वही क्वेश्चन पूछा गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर। हाँ ये सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि 0 पॉइंट, है ना, क्या कह रहा है, 0.3 पर बार दिया हुआ है, 3 पर रेकरिंग दिया गया है। आपको कह रहा है किसके बराबर है, यहां पर 1/3 के बराबर है, 3/10 के बराबर है, 3 के बराबर है, या 10/3 के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 0.3 पर बार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 0.3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है बच्चों। तो अब इसमें से देखना है हमको डिवाइड करके कि कौन ऐसी संख्या है कि 0.3333 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, है ना। देखो 3 एक छोटा है, 3 बड़ा है ना। आप इधर भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको बच्चा वाला अगर डिवाइड करना है तो इधर भी कर सकते हो। 3 को नीचे लिख देना, 1 इधर लिख देना, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, है ना। तो 10 हो जाएगा, क्योंकि छोटा था तो 10 हो गया। 3 तिया 9, एक बच्चा बच्चों पॉइंट दिया हुआ है 0, 3 तिया 9, है ना। फिर
फिर मेरे प्यारे बच्चों एक बचा, फिर 3 3 9। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि बार बार शेषफल एक आ रहा है और 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या आ रहा है, 0.333 बार बार आ रहा है। और इसमें देखो बच्चों, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 आकर के चुप हो जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। बोले सर इसमें भी तो आ रहा है 0.3, नहीं नहीं, यहां पर आपको देखना बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है ना, बार बार कौन सा हो रहा है। बाकी 3 तो होगा नहीं भैया, 10/3 को करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.333 ऐसा आएगा, लेकिन 3 पॉइंट 0 पॉइंट नहीं, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये देखो, हर का परिमेयकरण करना, 1/√2 का परिमेयकरण करना है बच्चों, रेशनलाइजेशन करना है बच्चों, है ना। क्या करना है इसका, द रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√2। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। रेशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना बहुत आसान होता है। 1/√2 है ना बच्चों, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना, नीचे वाले को हर कहते हैं। जो हर का परिमेयकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर का परिमेयकरण, तो हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना किया जाता है। हर को क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे से दोनों से गुना किया जाता है। तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चों कि विकल्प बहुत मिलेगा मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ बच्चों, हर बार की तरह, हर साल की तरह बच्चे जो है यहां से पढ़ करके, मिशन 2 से पढ़ करके 9th में टॉप किए हैं। जी हाँ, सभी विषयों में A+ लाए हैं। तो इस बार मेरे प्यारे बच्चों आपकी बारी है, आपको भी A+ लाकर दिखाना है इस बार, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना, मिशन 2 से जितने भी वीडियो अपलोड होते चले जाएंगे, है ना, जो भी PYQ क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, जो पूछा गया सवाल है ना, जितने भी मॉडल पेपर मिशन 2 के द्वारा दिया जाएगा, लगभग मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, इस बार पिछले बार मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय 3 मॉडल पेपर दिए थे, फिर 5 दिए, फिर 7 दिए नेक्स्ट ईयर, फिर अब मेरे प्यारे बच्चों 9 मॉडल पेपर दिए। इस बार हम लोग टोटल 12 मॉडल पेपर देने वाले हैं आप लोगों को, और उसी से तैयारी आपको करना है। आपको मेरे प्यारे बच्चों A+ से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, और जो चीजों को मैं बताऊंगा बच्चों वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ये सवाल देखो क्या दिया गया है यहां पर, है ना, कॉन्सेप्ट से सीखना है ना, कॉन्सेप्ट से रटन वाला काम नहीं करना है यहां पर, क्योंकि बच्चों इतने बार हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। 36 के पावर में 1/2 का मान होगा बच्चों, देखो 36 है ना, 36 के पावर में 1/2 यही है ना प्यारे बच्चों। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, तब ना 6 × 36 हो जाएगा। और यहां पर पावर है बच्चों 1/2 है। इसको अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो 2/1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 6 के पावर 1 बचेगा, तो 6 मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर है बच्चों, है ना, ये किसके बराबर है ना, 2 के बराबर, 4 के बराबर, 0 के बराबर या 5 के बराबर। तो बहुत आसान है बच्चों ये। देखो बच्चों, इसको मानना है आपको A, इसको मानना B, है ना। ये देखो A, ये भी सेम है A, और ये भी B है बच्चों, B है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ यहां पर कि A + B और A - B का फॉर्मूला क्या होता है। कितने बच्चों को याद है A + B और A - B का फॉर्मूला। बोले सर इसका फॉर्मूला होता है A² - B², है ना बच्चा। तो A² - B², A का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, है ना। A का मान कितना बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। B का मान कितना है, B के जगह में √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दो बच्चा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 होगा। याद रखिएगा, √2 का स्क्वायर कहने का मतलब कि √2 गुना √2, तो √2 गुना करेंगे तो ओनली 2, है ना, ओनली 2 बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो आप लोग को पिछले वाले हमने क्लास में बताया था कि बहुपद नहीं किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों कोई भी चर, है ना, कोई भी चर मेरे प्यारे बच्चों √ में हो तो बहुपद नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा कब नहीं होगा प्यारे बच्चों, जब कोई भी चर क्या हो, √ में हो। चर कहने का मतलब XYZ, है ना। जब भी मेरे प्यारे बच्चों XYZ अगर √ में है तो वो बहुपद नहीं होगा। जब मेरे प्यारे बच्चों
अगर कोई भी चर अगर बटा में है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चर के पावर में अगर माइनस है ना, माइनस में पावर दिया हुआ -2 -4 -3 तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इतनी बातों का आपको याद रखना है। बहुपद कब होगा बच्चों, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। बहुपद कब होगा, जब x के पावर में पूर्ण संख्या हो, मतलब कोई भी चर के पावर में क्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो बच्चों, है ना, याद रखिए। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें देखेंगे हम तो x यहां पर भी x के पावर में कितना है 2, तो बोले सर ये तो पूर्ण संख्या है, x के पावर में 2 है ना। जीरो देखो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 5, x के पावर में 1 है भाई, 1 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, है ना। आपको पूछ रहा नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, है ना, ये बहुपद है। आगे देखो बच्चों, यहां पर भी देखो y है और y पर स्क्वायर है। बोले सर अंडर रूट वाला बोले थे आपको बहुपद नहीं होगा, नहीं 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 बच्चा, इसमें आपको देखना है कि चर के अंडर रूट नहीं होना चाहिए, चर के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर चर के पावर में 2 है, पूर्ण संख्या है, यानी बहुपद होगा, तो ये भी ऑप्शन कटिंग, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखो बच्चा, यहां पर ये देखो 1 चर 2 चर 3 चर, यहां पर 3 चर है और इसमें बहुपद अगर आप देखें डियर, यहां पर मतलब अगर पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये भी बहुपद होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। यहां पर देखो चौथा ऑप्शन में, है ना, y किस में है, बटा में है। हमने क्या बोला कि अगर कोई चर बटा में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, इन बातों को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। इतनी बातों को आप समझ जाएंगे बच्चों तो इससे क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, फोड़ोगे इस बार। प्यारे बच्चों अगला सवाल देखो यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती, त्रि मतलब 3, घात में पावर में 3 होना चाहिए, है ना। तो देखो इसके, है ना, और किसके, चर का पावर में, तो यहां पर भी चर, यहां पर भी चर, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं तो चर का पावर में कितना है, 2 है, तो 2 है तो ये द्विघाती हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ये कैसा है, द्विघाती। इसमें भी देखो चर कितना है, y और इसका भी क्या है बच्चों, अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी द्विघाती हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। यहां पर देखो x के पावर में कितना है बाबू, कुछ नहीं है तो 1, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी द्विघाती होगा, ठीक है। ये भी सॉरी द्विघाती बोलते हैं, ये द्विघाती नहीं होगा, ठीक है, ये द्विघाती नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिघाती, है ना। अंकित सर दूसरे रूम में चले जाए ना, ठीक है, डिस्टर्ब था। देखिए इधर यहां पर क्या हो जाता है बच्चा कि x और x का, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिघाती, है ना, क्या हो जाएगा, त्रिघाती, क्योंकि पावर में कितना है, 3 है। समझ में आ रही बात है, हाँ। तो आप सबका नाम हम एक बार लिख देते ताकि आपको याद हो जाए। अगर मेरे प्यारे बच्चों द्विघाती पूछ दे तो यहां पर अधिकतम घात कितना है, 2, तो ये द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। अगर द्विघाती पूछ दे तो ये द्विघाती है बच्चों, ठीक है। ये भी आपका क्या है, द्विघाती में आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों द्विघाती में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें देखे तो इसका पावर 1 है ना, चर के पावर में 1 है, तो इसको हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक, याद रखिएगा, है ना। किसी भी चर के पावर में अधिकतम घात अगर 1 है तो रैखिक कहेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये त्रिघाती हो जाएगा। तो तीनों चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। घात का मतलब समझ में आ गया, पावर, है ना। चलो क्लियर है बच्चा, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। ये समीकरण दिए गए हैं और इस समीकरण में आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो देखो एक्स स्क्वायर कहां पर है, बोले सर यहां पर है, और इसमें गुना कितना किया हुआ, बोले सर कुछ नहीं गुना किया हुआ है। जब कुछ नहीं गुना किया, बोले सर दो गुना नहीं किया, जुड़ा है बाबू। गुना कितना किया हुआ होगा, 1 को 1 किया हुआ होगा, है ना, 1 किया हुआ होगा, है ना। कितना गुना किया होगा, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 1 गुना किया होगा तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी में मान लो यही क्वेश्चन को ऐसा लिख देता, 2 प्लस, है ना, 2 माइनस लिख देता, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 एक्स, और कह देता एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें बोल देता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स का कितना हो जाता। तो बोले सर इसके पहले 1 छुपा हुआ है तो 1 आंसर हो जाता। नहीं, माइनस है तो माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस बोलता तो माइनस होता, तो यहां पर क्या है, प्लस है, तो इसलिए हमारा प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, ये अलग क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, अलग क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट, यहां पर, है ना, जितना भी पूछेगा, अगर एक्स क्यू का घात पूछेगा तो एक्स क्यू के सामने देखना क्या है, कितना गुना किया हुआ है ना। हाँ, ये देखो बच्चों क्या दिया गया है, 2x + 1 का शून्यक है। शून्यक निकालना बड़ा आसान होता है, शून्यक निकालना बड़ा आसान होता है। लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, जो समीकरण दिया गया है ना, जो समीकरण दिया गया है उसको प्यार से क्या कर देना, लिख देना। प्यार से क्या लिख दोगे, 2x + 1 और बराबर में 0 कर देना। तो 2x, ये +1 इधर आके माइनस में हो जाएगा बच्चों। जब भी शून्यक निकालेगा बराबर में 0 लिख देना।
है ना। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का भी शून्यक निकालने बोलेगा आपको उसका x या x का मान निकाल लेना, अगर y वाला दिया रहेगा तो y का निकाल लेना। देखो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 3x² प्लस x प्लस 1, x -1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो इसको भाग मत देना, जब भी शेषफल निकालने बोलेगा ना तो शेषफल पर में निकाल लगाना। यहाँ पर कौन सा पर में, शेषफल पर में। शेषफल पर में क्या कहता है बच्चों कि जो दूसरा पद होता है बच्चों उसको क्या करना, शून्यक निकाल लेना, यानी x -1 का शून्यक निकालोगे जब तो x बराबर 1 आ जाएगा, मतलब x का मान निकाल लेना बच्चों। जब x का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इस समीकरण में हम x का मान को बैठा देंगे। समीकरण क्या है बच्चा, 3x² है ना, प्लस में x है और प्लस में 1 है बच्चा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर 3x का मान कितना है बाबू, x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस x का मान कितना है 1, 1 कर देंगे और 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 इधर 1 इधर, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 और 1 4 और 1 5, 5 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बोलो आसान लगा रहा है, बोलो सर मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों कह दो सर मजा आ रहा है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सारे सवाल लॉलीपॉप है बच्चों, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो लॉलीपॉप सवाल है। बच्चों लॉलीपॉप बनाना पड़ता है, लॉलीपॉप होता नहीं है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, जो नहीं आता है उसको उसके लिए पहाड़ है, जिसको आता है उसके लिए लॉलीपॉप है ना। तो मिशन 2 वाले सर आपको हर सवालों को लॉलीपॉप बना के देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो क्या बच्चों, निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। चर का मतलब होता है एक्स वाई से, याद रखिएगा बच्चों। चर का मतलब आप समझिएगा जो वेरिएबल होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एबीसीडी भी हो सकता है। ये क्या है बच्चों, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर हो गया, और चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें देखना है दो चर कहां कहां पर है। बोले सर इस समीकरण में एक गो चर है, ये ऑप्शन कट गया। इस समीकरण में भी सर एक गो चर है, ये भी कट गया। बच्चों इस समीकरण में भी एक गो चर है ना, सिर्फ x है, ये भी कट गया। बोले सर यहाँ पे एक चर और दो चर है सर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है ना। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, है ना। तो बता सकते हैं आप डी नंबर। हाँ ये सवाल देखो बच्चों, इस सवाल को आपको ऑप्शन से लेके चलना है, ऑप्शन से काम करना है ना। कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कह रहा है बच्चों कि 2 है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। ध्यान से देखो, तो पहला ऑप्शन को उठाते बच्चों। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x का मान, देखो जब भी ब्रैकेट में दिया रहेगा तो पहले x का मान होता है, बाद में y का मान। पहले x में होता है बच्चों, बाद में y का मान, जब भी ब्रैकेट में रहेगा। तो x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 लेके चलिए, और यहाँ पर एक y का मान 1। बताओ दोनों साइड इक्वल आता है क्या, 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इधर 2, तो क्या इक्वल हो रहा है, बोले नहीं सर, तो ये ऑप्शन कट गया बच्चा, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। दूसरा देखो, इसमें ई वाला बटन बैठा के देखो, x का मान कितना बैठाएंगे 4, और y का मान कितना बैठाएंगे 2। तो बताओ 4 में से 2, इधर तो 2 रहेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, इधर 2, सर इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो ये सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों। बाकी आप दूसरा भी मान बैठा के देख सकते हो, है ना। 3 यहां पर बैठाओ, 2 वहां पर बैठाओ, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 1 और 0, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही बचेगा, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बच्चों। दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, समझ लो वो क्या है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अगला सवाल देखो बच्चे, यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है बच्चों, है ना, जिसमें क्या होता है x और y दोनों होंगे, है ना। जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण मैंने आप लोग को बताया था, जैसे लिख लो कि 2x + 3y = 4, ऐसा। तो दो चर है ना, और इसके क्या होते हैं बच्चों, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल, है ना। कि अगर हम x का मान कुछ और रखें तो y का मान कुछ और आ जाएगा, अगर हम y का मान कुछ और रखें तो x का मान कुछ आ जाएगा, मतलब कि इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग। और एक चर वाले में एक ही हल हो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि x का मान 10-12 हो जाएगा, नहीं, एक ही मान होगा बच्चों। यहां पर देखो बिंदु दिया गया है -3 और -5, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। प्यारे बच्चों इस चतुर्थांश को जानने से पहले, है ना, क्वाड्रेंट को जानने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है बेसिक, समझो प्यारे बच्चों। एक होता है ना कार्तीय तल, है ना, ये क्या होता है, कार्तीय तल, जिसमें एक y अक्ष होता है और एक मेरे प्यारे बच्चों सोया हुआ लाइन जो होता है वो उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, है ना। जो सोया हुआ लाइन है बच्चों इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, लिख लो आपको एक बार, कहे कि एग्जाम में आ जाता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना बच्चों। और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना,
ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। प्यारे बच्चों जो एक्स वाले में होते हैं इधर क्या होते हैं, सब प्लस होते हैं बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब प्लस होता है। वाई वाला जो है बच्चों इधर भी प्लस होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं बच्चों, है ना। और ये वाई है तो ये वाई डैश, और वाई डैश के साइड मेरे प्यारे बच्चों माइनस में हो जाता है, -1, -2, -3, -4, ठीक है बच्चों। और यहां पर भी हो जाएगा -1, -2, -3, -4 इस तरीके से, और ये एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों कार्तीय तल, है ना। और देखो एक चीज और भी आता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है बच्चों, जो कटान बिंदु जहां पर कट रहा है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अभी जो चीजों को बता रहे बस उसको ध्यान से देखो बच्चों, इसी से सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 और 0 होता है, मतलब एक्स का मान भी 0 और वाई का भी मान 0 होता है। और इसमें टोटल 4 खंड होते हैं बच्चों, 4 भाग होता है, 4 चतुर्थांश होता है। ये होता है पहला चतुर्थांश, और ये होता है दूसरा चतुर्थांश, है ना, इसको कहते हैं लब पॉइंट, है ना। मैंने 10 में बड़ा अच्छा से बताया था बच्चों को, है ना। 10th में बच्चों तहलका मचाना है, हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है, जुड़े रहना, ठीक है। 10 में भी तहलका मचाएंगे, जैसे इस बार तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग भी तैयारी करोगे। तो ये 4 चतुर्थांश होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चारों में हल्का हल्का बेसिक चीजों को जानो बच्चों। पहला चतुर्थांश में देखो ये एक्स का मान किसमें, प्लस में, और वाई का भी मान किसमें, प्लस में, तो प्लस और प्लस होता है बच्चों, एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। दूसरा चतुर्थांश में देखो बच्चों, पहले हमेशा एक्स का मान देखा जाता है, ऐसा नहीं कि पहले देखो वाई प्लस में हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। पहले एक्स देखना, एक्स में क्या है माइनस, और वाई का मान किसमें, प्लस, तो माइनस प्लस आपका दूसरा चतुर्थांश होता है ना। तीसरा चतुर्थांश में देखो एक्स का भी मान माइनस में और वाई का भी मान माइनस में, तो माइनस माइनस जो होता है तीसरा चतुर्थांश में। इसमें देखो एक्स का मान प्लस में बच्चों और वाई का मान किसमें, माइनस में, तो प्लस और माइनस होगा। तो ये समझो बच्चों, ये चीजें बेसिक है। अब देखो यहां पर देखो कि x का मान भी किसमें है, माइनस में है, और y का भी मान माइनस है। बताओ किस चतुर्थांश में हो सकता है। बोले सर x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, मतलब कि ये तीसरा चतुर्थांश में है। सर कितने चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। समझ में आ गया, ये चीज को समझ गए बच्चों तो इससे आपको 2-4 क्वेश्चन आराम से बन जाए, आराम से, ठीक है। चलो क्लियर है, मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते लेकर रख लो। अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है ना, इन विच द क्वाड्रेटिक पॉइंट पूछ रहा है ना, कहां पे लोकेट है, तो ये थर्ड निर्देशांक में, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी का निर्देशांक कहां है बच्चों, सी का निर्देशांक आपको देख के बताना है। तो सी का निर्देशांक अगर मैं देखूं यहां पर गौर से, तो यहां पर है बच्चों, और पहले इसमें किसका मान देखना है, एक्स का मान। तो एक्स वाला कौन सा है, ये एक्स वाला लाइन है, ये वाई वाला लाइन है। तो एक्स वाला लाइन में कहां पर टच कर रहा है, -5 पर, तो -5 हो जाएगा। और y की जगह में कहां पे टच कर रहा है बच्चों, 2 पर, तो 2 हो जाएगा। तो -5 और 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। -5 और 2 क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो -5 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। अगर मैं कह दूं कि ये किस चतुर्थांश में है, चलिए कमेंट करके बताओ ये किस चतुर्थांश में है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ कि x का मान माइनस में और y का मान प्लस में कब होता है। चलो ये हो गया। हाँ ये सवाल देखो बच्चों, 105 का संपूरक कोण है, संपूरक कोण पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, संपूरक कोण हम उसको कहते हैं जब दो कोण को मिला करके, है ना, कोण ए और कोण बी को मिला के अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, है ना। अब इसमें एक कोण 105 दिया गया है बच्चों, एक कोण 105 दिया गया है ना। 180 में अगर दो कोण को मिला करके, तो एक कोण अगर 105 दिया है, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों दूसरा कोण कितना होगा। तो बोले सर 75 हो जाएगा। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर इसमें एक कोण 105 है तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और होता है बच्चों पूरक कोण, है ना, इसी का छोटा रूप, है ना, जिसमें दो कोण को मिला करके क्या होता है, दो कोणों को मिला करके कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कह दे कि 40 का पूरक कितना होगा, है ना, 40 का पूरक कितना होगा, तो बताओ कितना होगा। तो बोले सर हमको पता है कि पूरक कोण दोनों मिला के 90 डिग्री होता है, तो एक 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। दूसरा कोण मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कैसे भी प्रश्न आएगा बच्चों छोड़ना मत, है ना, हमें याद रखना। चलो
अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों क्या कह रहा है, यदि दो कोनों का योग 90 डिग्री है तो उस कोनों को क्या कहते हैं। अरे अभी जस्ट बताए हम कि अगर दो कोण को मिला करके मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो कोण को मिला करके अगर 90 डिग्री है ना, अगर 90 डिग्री है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ चलो अगला सवाल देखो। आकृति में AOB एक सरल रेखा है, बिल्कुल है ना। आकृति में अगर मैं देखूं कि AOB जो है एक सरल रेखा है और इसमें क्या है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि एक सरल रेखा पर मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे अगर मैं बनाऊं तो 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका एक कोण का मान अगर 82 डिग्री दिया गया है तो पूछ रहा है कि दूसरा कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से 82 डिग्री इधर का मान है, तो इधर का मान कितना हो जाएगा? तो 180 में से 82 घटा दो तो कितना बच जाएगा? मे भी हमको लगता है 98। कितना बच जाएगा? 98 बच जाएगा। तो x का मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। समझ में आ गया? बोले हाँ सर। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है कि आकृति में x का मान होगा। x का मान देखो बच्चों, कोई भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर हम दोनों अंतः कोणों को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, दोनों अंतः कोणों को मैं जोड़ दूं तो 80 भी 100, तो x का मान भी 100 हो जाएगा। ठीक है, बोले सर हमें आपकी बात याद नहीं थी, सर इसको दूसरा तरीका से बता दीजिए। जी हाँ बच्चों, बहुत हम दूसरा तरीका से बताते हैं। बच्चों ऐसे समझो कि ये क्या है बच्चों, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण को मिलाकर के कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर के कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80। प्यारे बच्चों ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। तो इधर 80 तो इधर कितना? 100। ऐसे भी याद कर सकते हो। अरे जैसे करो भाई, बहुत मजा आता है। मैथ अगर हमसे पढ़ लोगे ना बच्चों, बता रहा हूं ना, हीरो नहीं बन जाओगे, हीरो ना, तो मुझे कह देना। ठीक है, हीरो बन जाओगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बस क्या करना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते जाना है और फिर हमारे साथ हीरो बनते जाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री याद रखेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखो 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? प्यारे बच्चों सर्वांगसम, कोई दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए उसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है ना। तो इसमें साइड एंगल साइड भी होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है ना, और साइड 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 भी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों साइड साइड एंगल ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ए जो है कोण P के बराबर है, B जो है Q के बराबर है ना। मतलब दो त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है यहां पर ABC, है ना। एक मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों PQR, है ना। दूसरा त्रिभुज है जो आपका PQR। इसमें कह रहा है बच्चों कि A जो है P के बराबर है, ठीक है भाई, है ना। B जो है Q के बराबर है, ठीक है भाई, है ना। और कह रहा है AB जो है PQ के बराबर है। AB जो है मेरे प्यारे बच्चों AB, है ना, AB जो है ये वाला, है ना, ये PQ के बराबर है ना। समझ में आ गया बच्चों? AB जो है ये PQ के बराबर है। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब C और R भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर C और R भी बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो इस बराबर भुजा का सम्मुख कोण C और उस बराबर भुजा का सम्मुख कोण R दोनों बराबर हो जाएंगे। आपस में मेरे प्यारे में जो संगत कोण इसके बराबर है, संगत भुजा भी बराबर है। तो यहां पर देखेंगे A जो है P के बराबर, देखो A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? चलो जा सिम सिम, चल जा सिम सिम। एक मिनट रुकिएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये मक्खी आ गया था। ठीक है, चलो मक्खी घूम रहा था ऐसे ऐसे बोर्ड पर, दिख रहा है कितना चालू है बच्चा। देखते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ ये देखो क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण का मान दिया गया, चौथा कोण का मान निकालना है। हमें पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसमें एक कोण आपका दे दिया गया 110 डिग्री, दूसरा कोण दे दिया गया 82 डिग्री, तीसरा कोण दे दिया गया 68 डिग्री। बोल रहा है किसका मान कितना होगा?
तो बड़ा आसान है भाई, है ना। हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों को जोड़ करके और 360 से घटा देंगे, चौथा कोण का मान निकल जाएगा। तो जोड़ो पहले इसको, है ना, 110, या फिर इसको तरीके से अगर बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, है ना। आपको पता है कि चारों कोण को मिला करके कितना होता है बच्चों, चारों कोण को मिला करके कितना डिग्री होता है 360। तो आप लिख सकते हैं पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण और चौथा कोण को मान लेते हैं x, और सबको मिला के कितना होता है 360। सबको जोड़ो तो बाबू कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 0 0 0, है ना, 6 8 6 14 14 और 1 15 15 का 5 आते बचा 1, तो 250 हो जाएगा बच्चों, प्लस x बराबर 360। सही जा रहे हैं ना लोग, एक बार सही जोड़ लो एक बार फिर से। 8 2 10 का 0 हाथ बचा 1, है ना, 8 से 14 14 और 1 15 16 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 60 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 360 में से हम 260 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री। समझ में आ गया, 100 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया। एक समांतर चतुर्भुज में ABCD जो है, ABCD है बच्चों, और D जो है 135, तो B का मान कितना होगा। समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से होती है ना, जिसके आमने सामने की कोण भुजा जो होती है वो समांतर होती है, जिसमें बच्चों A मान लो ये है, ये B है और ये C है और ये D है ना। और यहाँ पर D का मान दिया गया है 135, है ना, और कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आप बताओ B का मान। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अगर ये B जितना D होगा उतना ही B के बराबर होगा, तो B जो मेरे प्यारे बच्चों 135 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और A जो हो जाएगा C के बराबर हो जाएगा, A जो हो जाएगा वो C के बराबर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो इस तरीके से दिया गया है ना, और कह देता कि अगर A का मान कितना होगा, तब कितना करते हो आप लोग। बोले सर नहीं पता, सर नहीं बनता। सर क्यों नहीं बनेगा बच्चा, क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा। एक काम करो ना, आपको पता है कि बराबर, अगर ये सिर्फ मान लो इस तरीके से दिया रहता, फिर इसमें 135 दिया रहता और कहता A का मान निकाले, तो कैसे निकालते आप मेरे प्यारे बच्चों। पहले ABCD एकदम लाइन से लिख देते और D का मान ये दिया गया है, तो आपको समझ में आता है कि सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। और आपको पता है कि कोण A जो है वो कोण C के भी बराबर है ना। तो हमें पता है कोण A जो है कोण C के बराबर, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, है ना। 135 135 कितना हो जाएगा 270। और मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 360, तो 360 में से 100 घटा दो, 0 16 में 7 गया तो 9, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बस 90। अब 90 हो गया, तो 90 मेरे प्यारे बच्चों को क्या हुआ 90, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर के 90, और हमें पता है दोनों क्या है बराबर है, तो ये 45 ये 45। कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले हम देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ में आ गया तो उम्मीद है कि बढ़िया है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो सम चतुर्भुज जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसके सम चतुर्भुज के जो होते हैं, जो विकर्ण होते हैं बच्चों 90 डिग्री पर कोण काटता है, समकोण आंतरित करता है ना, लंब होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं यहां पर क्या दिया गया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब मान लो एक ही आधार है ना, ये इस तरीके से क्या है समांतर चतुर्भुज है बच्चों, है ना, और इसी आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज मान लो इस तरीके से बना दिया गया है ना, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बच्चों, है ना, मैं इसको अलग कलर से बताता हूं। एक ही ये आधार है और इसी आधार पे मेरे प्यारे बच्चों एक और समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना हुआ है ना। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, है ना, अगर बना त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना, DCE मान लेते हैं यहाँ पर। तो एक चतुर्भुज EACD हुआ और एक चतुर्भुज ABCD, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होगा, याद रखिएगा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अगर एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार में अगर दो समांतर चतुर्भुज बच्चों, तो वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर दूसरा है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है 1/2 है ना, विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2, है ना, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना है बच्चों, एक तो विकर्ण 5 है, दूसरा विकर्ण 14 है, तो 2 7 14 7 5 35 मेरे प्यारे बच्चों 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हमारा क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में A और प्लस C कितना होगा, A प्लस C कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो एक वृत्त में, है ना, जो क्या हो, एक वृत्त में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, एक इस तरीके से क्या बना, एक चक्रीय चतुर्भुज, है ना। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम D। मेरे प्यारे बच्चों इसके जो अंदर के जो कोण होते हैं आमने सामने का,
वो दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों को भी मिला करके 180 डिग्री होगा। तो यहां पर ए और सी पूछ रहा है, तो ए और सी का दोनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री, याद रखेगा। चक्रीय चतुर्भुज के दो मेरे प्यारे बच्चों सम्मुख कोण जो होते हैं अंदर का, वो आपका दोनों 180 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो ए और सी हमारा 180 डिग्री। एग्जाम में अगर मान लो बी और डी पूछ देता तो भी 180 ही होता, उसमें थोड़े अलग होता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त जो होता है बच्चा उसका बहुत सारी जीवाएं होती है। क्या होती है? बहुत सारी जीवाएं। जीवाएं हम इसको कहते हैं बच्चों, ये ऐसे लाइन जो दिया रहता है ना, ये हमारा जीवा हो गया। तो इसकी जीवाएं बहुत सारा होता है, इस तरीके से बहुत सारी जीवाएं होती है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? जो सेंटर से होकर जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ धीरे धीरे छोटा होते गया जीवा, इधर भी धीरे धीरे छोटा हो गया, लेकिन जो बीच बीचवा में होगा बच्चों वही सबसे बड़ी जीवा होगी। तो सेंटर से होकर जा रहा है, सेंटर से, और सेंटर से जो होने वाली जाने वाली जो रेखा होती है बच्चों उसको व्यास कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की दूरी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल कि पटरी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना करना संभव नहीं है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर 15 से डिवाइड हो जाता है तो वो रचना करना संभव है, अगर 15 से डिवाइड नहीं होता है तो वो रचना करना संभव नहीं है बच्चों। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये 15 से डिवाइड हो जा रहा है ना, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, हाँ कट जा रहा है बच्चों। तो ये तो संभव है ना, ये संभव है ना। और ये देखें तो 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ये 15 से नहीं कटेगा। बाकी देख लो, ये भी 15 से कट जाएगा, 15 15 225, ये भी 15 से कट जाएगा। तो जो 15 से कट जाएगा वो रचना करना संभव है, और जो 15 से नहीं कटेगा वो रचना करना संभव नहीं है। चलो, हीरोन का सूत्र है। कितना आसान सा सवाल पूछ दिया, एकदम लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, है ना, बहुत आसान सा है। क्या है सवाल? हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है अंडर रूट, है ना, एस माइनस ए, है ना, एस माइनस बी बच्चों, और एस माइनस सी होता है। ये हीरोन का सूत्र होता है ना। जहां पर एबीसी क्या होती है बच्चों? एबीसी जो होती है वो त्रिभुज की भुजाएं होती है। वो क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं होती है बच्चों, है ना। एबीसी क्या होता है? त्रिभुज की भुजाएं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों एस का मान जो निकलता है ना, एस को हम लोग जो होता है, एस क्या होता है? बोले सर एस जो होता है ना, एस अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आपको भी हीरोन का सूत्र ये वाला पूछा था, आपको हीरोन का सूत्र क्या पूछा था? ये वाला। लेकिन जो एस का मान निकलता है उससे निकलता है। पहले एस का मान निकालोगे तब तो एबीसी बैठा करके मान करोगे। हाँ सर। अगला सवाल देखो बच्चा, यहां पर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 120 और 22 मीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलो हीरोन का सूत्र बैठाते हैं, काम करेंगे। प्यारे बच्चों त्रिभुज की भुजाएं यहां पर दे रखा है, कितना कितना दिया गया है? 122, है ना, 120 और 22। बच्चों ये ए का मान आपका दिया है 122, है ना, बी का मान आपका दे दिया है 120, और सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 22 दिया गया है। आपको क्या करना है? पहले एस का मान निकालना है, अर्ध परिमाप। क्या करना है? एस का मान निकालना है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे तो 122 प्लस 120 प्लस 22, है ना, और इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों सबको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तो सबको जोड़ देंगे अगर हम तो 2 दूनी 2 2 4, फिर 2 2 4 6, है ना, फिर 1 1 2, 264। इसको क्या करो? 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 132। मतलब एस का मान 132। अब लगाएंगे हम हीरोइन का सूत्र, है ना। कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र। और हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है अंडर रूट, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर क्या करेंगे? एस का मान 132 है तो 132 लगा देंगे, फिर एक्स का मान 132 है, ए का मान कितना है? 122, तो 122 लगा देंगे बच्चों। फिर यहां पर 132 और माइनस बी का मान कितना है? 120, तो 120 लगा देंगे यहां पर। ठीक है, फिर 132 माइनस 22। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? मान को बैठा देंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे। हाँ, इधर का अलग है बाबू, ठीक है, इधर का मैं अलग कर देता हूं। इसको कैसे करो? इससे कर देता हूं। 132 का 132 लिख दो, 132 में से 122 को हटाओ, कितना बचेगा? चलिए सभी चीज सही चल रही है ना? हाँ वरना पता चला कि पूरा क्लासेस खत्म, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अच्छा वीडियो। हाँ, 132 में 122 घटाओ, कितना बचेगा? तो मैं भी हमको लगता है 110 बचेगा, है ना, 110 बचेगा, 3 2 1, हाँ ठीक है।
फिर यहाँ पर कितना 132 में से 120 घटाएंगे तो ओनली 12 बचेगा। 132 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अच्छा 110 थोड़े बचेगा जी, यहाँ पर यहाँ गड़बड़ हो गया, सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? इसमें बचेगा सिर्फ ओनली 10 है ना, और यहाँ पर बचेगा बच्चों 110। हाँ अब सही हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पेयर लगाने का प्रयास करेंगे। तो 132 को अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 11 गुना 12 अगर कर देते हैं, 11 गुना अगर 12 कर देते हैं तो 132 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 10 का 10 लिख देंगे बच्चों, 12 का 12 लिख देंगे, और 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 10 लिख सकते हैं। अब देखो दो दो का पेयर लगाएंगे बच्चों, क्या करेंगे? दो दो का पेयर लगाएंगे। तो देखो 11 11 मिल गया तो एक 11 बाहर निकल गया, 12 12 मिल गया बच्चों तो 12 बाहर निकल गया, फिर 10 और 10 मिल गया बच्चों तो 10 बाहर निकल गया। सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 11 और 12 को गुना करने के 132 आ जाएगा, और 132 को 10 से गुना करेंगे तो 1320 हो जाएगा। तो 1320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? ओहो, पूरा लंबा बना दिए हम, और हमको सिर्फ परिमाप पूछा था। ओहो, हमने क्षेत्रफल निकाल दिया बच्चों। चलिए खैर कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आपने सीख तो लिया ना भाई, है ना। ये हमें नहीं निकालना था बच्चों, है ना। चलो बाकी अगर आ जाए तो इसी तरीके से बना दीजिएगा आप, ठीक है। आपको सिर्फ परिमाप पूछा था, तो ये तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया। कितना बताओ जी? खैर गलत नहीं है, मत समझना गलत है ये, ठीक है, सही है सब। हमको अर्ध परिमाप पूछा था बच्चों। तो परिमाप जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी ओनली, ठीक है। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 120 नहीं सॉरी 122 प्लस 120 और प्लस 22, सबको जोड़ेंगे तो 364, सॉरी कितना जी? 264। तो 264 इसका ओनली आंसर होगा। अरे ओहो, 264, ठीक है। समझ में आया? आपको सिर्फ ये वाला बनाना है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ यही वाला बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भाग गया था, है ना, भाग गया था, इधर उधर दिमाग चला गया था। हम पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, इतना बना दिए। चलो सिर्फ इतना ही बनाना था आपको, लेकिन ये सीख लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रश्न अगर हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो उतना बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अगले सवाल के देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, भुजा की लंबाई निकालना है ना। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, भुजा की लंबाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है 60, और इसका परिमाप होता है 3 गुना भुजा। क्या होता है? 3 गुना भुजा बराबर 60, है ना। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 60, और ये 3 इंटू में है, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना से हो जाएगा? बराबर में 20 बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों भुजा का मान हो गया हमारे पास 20। अब भुजा की लंबाई पूछा तो निकल गया 20। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा कि यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन जो होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, घन का आयतन का बच्चा फॉर्मूला होता है AQ, है ना। क्या होता है? AQ। क्या होता है बच्चा? AQ होता है ना। तो हमें तो एक A निकालना पड़ेगा पहले, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? कुल पृष्ठीय, है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया बच्चों? 96 दिया गया है। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है बराबर 96। घन का कुल, देखो फॉर्मूला याद कर लेना 9th क्लास में, जितना भी फॉर्मूला है घन का, बेलन का, शंकु का, है ना, गोला का, अर्धगोला का, सब का याद कर लेना मेरे विद्यार्थी जी, ठीक है। नहीं याद करोगे क्योंकि उसी से डायरेक्ट 3-4 फॉर्मूला पूछेगा। देखो यहाँ पर a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर 96 हो जाएगा बच्चों, 6 धरा के डिवाइड में हो जाएगा, काटो इसको, 6 का 6, 6 छक 36, 16 हो जाएगा बच्चों। तो a बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16, क्यों? क्योंकि स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4, 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4। अब हमारे पास a का मान निकल गया तो हम घन का आयतन आसानी से निकाल लेंगे। तो 4 का क्यूब यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे कितना? 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आयतन पूछेगा तो क्यूब में आंसर आएगा, मतलब 3 में आंसर आएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा। तो क्यूब में है तो ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बस 3-4 सवाल और बचे हुए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना सर मजा आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन और भी चाहिए 2022 का, 23 का,
24 का, 25 का, जब का भी चाहिए आप हमें कमेंट करना। प्यारे बच्चों वैसे मैंने सभी चीजों को अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल देखो क्या है कि यदि बेलन का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया। देखो यही ना पूछा है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेलन का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, याद रखना शंकु का आयतन। त्रिज्या को चाहे आपको दे के कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन त्रिज्या को चाहे यहां पर कहीं नहीं लगेगा बच्चों, है ना। वो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है, आयतन का नहीं होता है। वॉल्यूम निकल गया कौन का, हाँ। यदि किसी अर्धगोला का त्रिज्या r है, देख रहे कितना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। अब फॉर्मूला सोच लो 4-5 को पूछ जाए, 4-5 नंबर तो फॉर्मूला पूछ रहा है, तो जुबान पे सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कहां पर मिलेगा बच्चों, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्लास 10th वाला का एक हमने फॉर्मूला सीट दिया है, तो 13 चैप्टर में, नहीं 13 नहीं, कितना 12 चैप्टर में जाकर देखिएगा, ये सारे फॉर्मूला एकदम बहुत बढ़िया से लिखा गया है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। वैसे 9th का भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, हमारा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका अपना नाम, आपका अपना ऐप का नाम क्या है, मिशन 2 वाले सर। प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ 9th का तो कुछ जितना भी तैयारी होगी यूट्यूब पे भी होगी, ऐप पे भी होगी, लेकिन जो 10th की तैयारी होगी वो खतरनाक तरीके से ऐप पर होगी। ठीक है, किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बच्चों वो होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और ये हमारा 2 सवाल बचे हुए बच्चों, है ना, अंतिम क्षण में हम लोग, है ना, क्योंकि 40 कंप्लीट सवालों को करेंगे। 10 और 25 की उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, लास्ट वाला उच्च सीमा होता है बच्चों। ठीक है, उच्च सीमा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 25 होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल रहेगा। और लास्ट सवाल से पहले मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, ठीक है, ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगा ना, तो हम चाहेंगे कि झारखंड के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, है ना। हर बच्चों तक, जितने भी क्लास 9th में दे रहे हैं, हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे, है ना, 10 बच्चों को जरूर शेयर करेंगे कि इस चैनल के साथ जुड़ो, बहुत मजा आएगा, है ना। एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमारा रिक्वेस्ट समझ करके आप इस चीज को कीजिए, है ना, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, जितने ज्यादा आप रिस्पॉन्स अच्छे दोगे, उतने ज्यादा हमारे मिशन 2 जो है उतना ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम। समझ रहे बात को। ठीक है, तो हर बच्चों तक पहुंचा दो, हर बच्चों तक, है ना। मजा आया तो नीचे दिल बनाकर पूरा कमेंट बॉक्स भर दो। अब ये हर बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, तो इसका रीजन यही है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है और 10 बच्चों को शेयर करना है, बस इतना करेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नहीं किए तो नहीं भी, अगर आपको हेल्प हुआ है तो, अगर नहीं हेल्प हुआ है तो मत कीजिएगा, कोई बात है ना, कोई बात नहीं बच्चों, है ना। मैं चाहूंगा कि अगले बार आपको और भी ज्यादा अच्छे से हेल्प करना चाहूं, है ना। चलो, है ना, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो 2 अनुकूल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या हो सकता है, या हेड आ सकता है या टेल। तो प्यारे बच्चों इसका क्या होता है, चित कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। कुल परिणामों की संख्या कितना है, 2, तो 1/2। या चित पूछे या पट पूछे बच्चों, अगर एक बार सिक्का को उछाला जाता है तो चित पूछे या पट पूछे 1/2 ही आंसर होता है। ठीक है, 1/2 ही आंसर होता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 40 सवाल। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इस 40 में से कितना उत्तर आप सही कर पाए, कितना उत्तर पहले से बन रहा था, कितना उत्तर आप सीखे हो। और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे हम, ये होमवर्क में आप लोग करना, है ना, होमवर्क में करना बच्चों कि बताना कि, है ना, बताना मेरे प्यारे बच्चों, बताना यहाँ पर कि यहाँ पर मैं अगर लिख दूं 7 के पावर में 0, इसका मान कितना होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।